कोई मतलब ऐसे हो रहा है कि हाँ इसमें कुछ गलती हो सकती है ये, तो मैम आप मतलब थोड़ा मतलब कर लेना, पर मैम थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हो ना तो मैम अगले एक बार हमें मिस्टेक भी बता देना किसकी क्या मिस्टेक हाँ है। हाँ हाँ, ठीक है तो ठीक है। मैम ये फर्स्ट सेमेस्टर है ना, इसलिए मैम थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा है मैम सबको। वो तो कोई बात यस नहीं। और रही बात, अगर आपके इसमें मार्क्स ठीक नहीं आ पाए तो मैं एक थर्ड इंटरनल भी लूंगी, मतलब दो तो लेने ही लेने हैं आप लोगों के। यस मैम। 25 मार्क्स हैं इंटरनल के। और यस मैम। अगर टाइम बचा, बिकॉज सिलेबस के बाद टाइम बचना भी जरूरी है, अगर टाइम बचा तो आई विल टेक थर्ड इंटरनल ऑल्सो, तो आपके बेस्ट ऑफ 2 के मार्क्स लगेंगे। ओके मैम, हाँ वो सही है मैम। ठीक यस है मैम। तो तो मैम अभी तो एक इंटरनल हुआ, सेकंड इंटरनल कब होगा? हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ ना हम लोगों को कि फटाफट आपका सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि रिवीजन का मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिले, साथ साथ आपका इंटरनल भी हो। अभी आपका आई गेस जनवरी के एंड में सेकंड हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, और कोशिश करना कि जो सेकंड मैंने कहा है जनवरी का एंड, वो ज्यादा पोस्टपोन ना हो। बिकॉज पॉइंट ये है कि अगर वो पोस्टपोन हुआ तो मैं थर्ड इंटरनल ले नहीं पाऊंगी, तो आपका ही लॉस है, इंटरनल जितना लेट जाएगा उतना। ओके मैम। ठीक है। और कोई डाउट किसी का? नो मैम। मैम कोर्स कितना रह रहा है हमारा? अभी आपकी 2 यूनिट्स ही हुई है, अभी थर्ड और फोर्थ भी रहती है। यस मैम। विद न्यूमेरिकल विदाउट न्यूमेरिकल है वो? उसमें कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ओके मैम। तो नेक्स्ट इंटरनल जो आपका होगा वो मोस्ट प्रोबेबली थर्ड यूनिट से होगा, और जो फोर्थ है परफेक्ट कंपटीशन वाली, तो थर्ड वाला इंटरनल परफेक्ट कंपटीशन में से, या फिर डिपेंड्स कि जब तक हमारा क्या टॉपिक चल रहा होगा। मैम ठीक तो है। डिसाइड हो गया ना एग्जाम ऑनलाइन होंगे? हाँ हाँ, वो तो डिसाइडेड है ही। ओके मैम। ठीक है, तो आज हमें सेकंड यूनिट कंप्लीट करनी है। आज सेकंड कंप्लीट हो जाएगी, फिर कल से थर्ड यूनिट आपकी स्टार्ट होगी। तो सेकंड यूनिट में आज का हमारा टॉपिक रहेगा, पहले तो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, उसे हम डीप में पढ़ेंगे। और सेकंड उसके बाद टॉपिक रहेगा हमारा लेबर एंड लेजर। तो इनकम इफेक्ट इज आय प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज प्रतिस्थापन प्रभाव। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो होता क्या है, जैसे हमने कहा कि प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड में कुछ कुछ चेंजेस आए। अब हमें ये पढ़ना है कि प्राइस चेंज होने पे जो डिमांड में टोटल चेंजेस आए हैं, बीच में उसका प्रोसेस क्या रहा। जैसे अगर मैंने कहा कि एक पर्सन की कुछ, आपकी एज्यूम करो आप मार्केट गए हो, आपकी कुछ पर्टिकुलर इनकम है या फिर आपके पॉकेट में कुछ पर्टिकुलर पैसे रखे हुए हैं। ठीक है, अब आप बुक्स परचेज करने गए हो, ठीक है, बुक्स का कुछ कुछ प्राइस था। अब प्राइस में कुछ चेंजेस आए, तो आपने बुक्स की डिमांड को चेंज कर दिया। अब वो डिमांड किस वजह से चेंज हुई, तो आपके माइंड में अलग अलग थॉट्स आए कि दो बुक्स थी, तो फर्स्ट वाली बुक महंगी मुझे लगी, या फिर सेकंड वाली लगी तो मैंने सेकंड खरीद ली। या फिर अनदर आपके माइंड में आ सकता है कि मेरी अभी इतने ही पैसे हैं मेरे पास, तो इन पर्टिकुलर पैसों में मैं कितनी बुक्स खरीद सकता हूँ। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चंस आए, उन बेसिस पे आपने डिसाइड किया कि प्राइस चेंज होने पे आप कितनी बुक्स की डिमांड या मांग करने वाले हो। ठीक है, तो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसी पर बेस है। तो फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जैसे मैंने आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ाए थे कि दो गुड्स हैं, और अगर किसी एक गुड का प्राइस बढ़ गया तो इंडिविजुअल सेकंड गुड की डिमांड करना स्टार्ट कर देता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कोलगेट और पेप्सोडेंट। तो अगर कोलगेट का प्राइस बढ़ गया तो मतलब कोलगेट महंगा हो गया, अब पर्सन ने क्या कहा कि ये महंगा है, अब मैं रिलेटिवली जिस प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा अब मैं रिलेटिवली उस प्रोडक्ट की डिमांड करूंगा। ठीक है, सो अब हम जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में, इसमें ये चीज कंपल्सरी नहीं है कि वो सब्स्टिट्यूट गुड्स ही होंगे, मतलब जिनके फीचर्स सेम होंगे। ये चीज हमें माइंड से निकालनी है फॉर टुडेज टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मतलब प्रतिस्थापन इफेक्ट। ये इफेक्ट हमें कह रहा है कि हम एक प्रोडक्ट की डिमांड से हटकर दूसरे की डिमांड करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो हम किस वजह से कर रहे हैं।
इधर हमने अपने माइंड में रखा यूटिलिटी लेवल कि हमें अगर कोलगेट और पेप्सोडेंट है, जैसे आपने कोलगेट कंज्यूम किया तो कोलगेट महंगा होने पर आपने सोचा कि इससे मेरा सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस कम हो रहा है बिकॉज मुझे ज्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं, तो जो चीज महंगी है अब मैं उसे छोड़कर अपनी डिमांड को सब्स्टिट्यूट करूंगा, अपनी डिमांड को प्रतिस्थान करूंगा फ्रॉम कोलगेट टुवर्ड्स पेप्सोडेंट। ठीक है, तो मेजरली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें कह रहा है कि हमें एक प्रोडक्ट की डिमांड को छोड़कर जब हम दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड या फिर सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हमने नेम दिया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट 1 और 2, उनका प्राइस कैलकुलेट किया, मतलब रिलेटिव प्राइस, दोनों का कीमत कितनी होगी उस कीमत पर ये चीज डिपेंड करेगी कि हम सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट समझ आया? यस मैम। अब सेकंड आया इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव, ये मेजरली देखता है हमारी इनकम के लेवल को। तो इस इनकम इफेक्ट में हम देखेंगे कि हमारी रियल इनकम कितनी है। अब पॉइंट इसकी रियल इनकम या फिर परचेजिंग पावर क्या होती है। जैसे मैंने कहा कि आप मार्केट गए, आपके पास मान लो 1000 रुपए है, ठीक है, तो 1000 रुपए में हर एक बुक का प्राइस है 100 रुपीज। तो आपने कहा कि मेरे पास 1000 रुपए में 10 बुक्स आएंगी। ठीक है, तो जो 1000 रुपए है वो तो हो गई आपकी नॉमिनल इनकम। तो इकोनॉमिक्स में हम अगर कोई भी थ्योरी लिख रहे हैं तो मेजरली हम रियल इनकम देखेंगे, नॉमिनल इनकम नहीं देखेंगे। नॉमिनल एज इन जो मनी के टर्म्स में है, मनी के टर्म्स में क्या है 1000 रुपए, हम उसे नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं यूनिट्स के टर्म में, मतलब 10 बुक्स की आपकी परचेजिंग पावर, आप कितनी बुक्स खरीद सकते हो 10। ठीक है, तो इनकम इफेक्ट में हम मेजर करेंगे परचेजिंग पावर को या फिर रियल इनकम, दोनों बात एक ही है। परचेजिंग पावर मतलब 10 बुक्स और रियल इनकम भी 10 बुक्स। रियल इनकम हमें बताती है कि हम एक टाइम में कितनी चीजें खरीद सकते हैं जब हमारी इनकम कुछ गिवन हो। ठीक है, तो अब पॉइंट आता है कि टोटल चेंज कितना आया। जैसे मैंने आपको कहा कि आप मार्केट गए, आपको बुक्स खरीदनी है, तो प्राइस चेंज होने से आपकी डिमांड में टोटल चेंज क्या आया, वो तो हो गया प्राइस इफेक्ट, कीमत प्रभाव। कि टोटल चेंज क्या आया, अब वो डिपेंड करेगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे और इनकम इफेक्ट पे। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट इज इक्वल टू प्राइस इफेक्ट। मतलब टोटल कीमत में चेंज होने से टोटल प्रभाव क्या रहा वो इक्वेट होगा इनकम इफेक्ट के प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के। तो इसे हम डायग्रामेटिकली करते हैं एक बार। फर्स्ट कमिंग टू दिस, ग्राफ बाद में करेंगे, पहले ऊपर थ्योरी करते हैं। ठीक है, दो प्रोडक्ट है हमारे पास, पेप्सी और पिज्जा। तो फर्स्ट चीज नोट करो कि पेप्सी और पिज्जा सब्स्टिट्यूट नहीं है, दोनों अलग अलग है, ना ही वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री कुछ हद तक कि आपने पिज्जा कंज्यूम किया तो आप पेप्सी लोगे, लेकिन कंपल्शन नहीं है कि पिज्जा के बिना पेप्सी नहीं ले सकते। ठीक है, तो दोनों गुड्स अलग अलग है। हमें नॉर्मली जस्ट इनका रिलेशन निकालना है कि अगर पेप्सी या फिर पिज्जा के प्राइस में चेंज आया तो इनकी डिमांड में क्या क्या चेंज आएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि बुक्स के प्राइस में चेंज आया तो डिमांड में क्या चेंज आएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने दो गुड्स का एग्जांपल लिया क्योंकि हम ग्राफ में दो गुड्स एनालाइज करेंगे, क्वांटिटी ऑफ पेप्सी और पिज्जा। ठीक है, सो पहले हम एज्यूम कर रहे हैं कि पेप्सी और पिज्जा दोनों 150 रुपीज की थी, 150 फॉर पेप्सी 1 यूनिट और 150 फॉर पिज्जा। तो दोनों 150 रुपए की थी पेप्सी और पिज्जा। अब नाउ हमने एज्यूम किया कि पिज्जा का प्राइस बढ़ गया, मान लो कि 150 रुपए से पिज्जा हो गए 180 रुपीज के। तो अब हुआ क्या, पहले देखो पेप्सी, हमने ये चीज मानी कि पिज्जा का प्राइस बढ़ने से अगर हम पेप्सी के टर्म्स में देखें तो कंज्यूमर इज रिचर, मतलब ना पेप्सी उस पर्सन के लिए सस्ती हो गई। अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, पिज्जा आपको मिला 180 रुपीज का, पेप्सी आपको मिली 150, तो अगर आप पेप्सी के टर्म्स में देखो तो यू आर रिलेटिवली रिचर, आप
उसके रिलेशन में अमीर है। दिस इज बिकॉज पेप्सी सस्ती है और आप ज्यादा पेप्सी खरीद सकते हैं। ये तो हो गया इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में हमने देखा कि एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे आपके पास, मानो आपके पास 200 रुपीज है, ठीक है, 200 आपकी इनकम हो गई, 150 पेप्सी का प्राइस, 180 पिज्जा का प्राइस, ठीक है। नाउ उस 200 इनकम में से आपने 150 रुपए की पेप्सी खरीद ली, तो यू कैन से कि आप रिलेटिवली ज्यादा पेप्सी खरीद सकते हो एज कंपेयर टू पिज्जा, क्योंकि आपके पास अभी भी इनकम रिमेन्ड है। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें कहेगा कि पेप्सी रिलेटिवली सस्ती है पिज्जा के कंपैरिजन में, मतलब पिज्जा है 180 का, पेप्सी है 150 रुपीज की। हमने यहाँ पे प्राइसेस कंपेयर किए, इसलिए यू कैन परचेज पेप्सी। आई एम रिपीटिंग अगेन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें प्राइसेस के टर्म्स में दिखाएगा कि पेप्सी का प्राइस कम है और पिज्जा का प्राइस ज्यादा है, इसलिए हम पेप्सी कंज्यूम करेंगे। इनकम इफेक्ट हमें कहेगा कि आपकी 200 रुपीज की इनकम है, इतनी इनकम में आप ज्यादा पेप्सी खरीद सकते हो और कम पिज्जा खरीद सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंस समझ आ रहा है? एक में हमने बात करी रिलेटिव प्राइस की, एक में हमने बात करी रियल इनकम की या फिर परचेजिंग पावर की। ये फर्स्ट पार्ट समझ आया? यस मैम। डाउट है किसी को अभी भी कोई इसमें? नो मैम। नो मैम। अब अगर हम बात करें तो पेप्सी के टर्म्स में फाइनली आ गया कि पर्सन ज्यादा पेप्सी खरीदेगा, ठीक है। अब अगर हम पिज्जा की बात करें तो इनकम इफेक्ट हमें कहेगा कि अगर पिज्जा का प्राइस 180 है तो इतने प्राइस में अभी भी यू कैन परचेज मोर पिज्जा, बिकॉज आपकी इनकम है 200 और अभी भी आपके पास बैलेंस है कि आप ज्यादा पिज्जा खरीद सको। जैसे अगर मैं कहूँ कि 200 रुपीज में पहले आप 150 100 रुपीज बचा रहे थे, ठीक है, आपने पेप्सी भी खरीदी और पिज्जा भी खरीदा। नाउ पिज्जा हो गया 180 का और पेप्सी 150 की ही रही, तो इट मीन्स कि आप पिज्जा अभी भी परचेज कर सकते हो, बिकॉज अभी भी आपके पास इतनी इनकम लेफ्ट है जितने में पिज्जा आ जाए। तो ये तो हो गया इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें कहेगा कि पिज्जा तो 180 रुपीज का है, पेप्सी 150 की है, इसका मतलब पिज्जा महंगा है, सो वी आर नॉट परचेजिंग इट। अब इस केस में वी कैन सी कि इनकम इफेक्ट ने कहा कि अभी भी हमारे पास रिमेनिंग इनकम है तो यू कैन परचेज पिज्जा, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ने कहा कि रिलेटिव प्राइस पेप्सी का कम है और पिज्जा का ज्यादा है, तो हमें पिज्जा कंज्यूम नहीं करना। समझ आया? यस मैम। अगर हम इसे ग्राफिकल फॉर्म में देखें, थोड़ा ध्यान से देखना, डायग्राम कंफ्यूज नहीं होना है। क्वांटिटी ऑफ पिज्जा वाई एक्सिस पे, और सॉरी एक्स एक्सिस पे, और क्वांटिटी ऑफ पेप्सी वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये है यूनिट्स में, जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे है ये दोनों यूनिट्स में है कि कितनी क्वांटिटी आई पेप्सी की और पिज्जा की। हमारी इनकम लेवल कुछ हमें गिवन है, हमने अज्यूम की एट अ पर्टिकुलर इनकम क्या क्या क्वांटिटी पेप्सी और पिज्जा की आ रही है, तो हमें वो एनालाइज करना है। नाउ जो ब्लू कलर के लाइन है, ब्लू कलर स्ट्रेट लाइन, वो है हमारी बजट लाइन, जो इनिशियल बजट लाइन है। और उस पर्टिकुलर लाइन के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ए हमें दिखा रहा है कि इनिशियली हम इस पोजीशन में थे जब दोनों का ही प्राइस 150 रुपीज था। इसका मतलब एट पॉइंट ए पेप्सी भी 150 रुपीज की थी और पिज्जा भी 150 रुपीज का था, ठीक है। ये समझ आया इतना? मैम यस एक मैम। बार, एक बार मैम दोबारा बता दो। ये ग्राफ का, यस मैम। ये ग्राफ हमें इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताएगा। तो इस ग्राफ के थ्रू हम पढ़ेंगे कि पेप्सी का या फिर पिज्जा का प्राइस चेंज होने से क्या क्या चेंजेस आए इन दोनों की डिमांड में, ठीक है। तो वो हमें यस दिखाना मैम। है बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के थ्रू। तो ये जो कर्व है, जो I1 और I2 है, ये है इंडिफरेंस कर्व 1, ठीक है। जो यस ब्लू कलर, जो ब्लू कलर की स्ट्रेट लाइंस हैं, ब्लू एंड रेड, ये दोनों
लाइंस है बजट लाइन, जो कंज्यूमर की कैपेसिटी को बताएंगी। मतलब मैंने आपको बताया था कि बजट लाइन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, P1 इंटू में X1 प्लस में P2 इंटू में X2 इक्वल टू में मनी इनकम। ठीक है, तो यस उस बजट इक्वेशन से ये हमने बजट लाइन ड्रॉ की ग्राफ के ऊपर। अब ये जो डॉटेड लाइंस है, डॉटेड ब्लू कलर की लाइन, तो डॉटेड ब्लू कलर की यस लाइन सिर्फ टेंजेंसी दिखा रही है कि इंडिफरेंस कर्व 1 I1 इस B पॉइंट पे टेंजेंट है। ठीक है, तो डॉटेड लाइन का इतना यूज नहीं है। नेक्स्ट इज जो ब्लैक कलर की डॉटेड लाइंस है, आप इन्हें इग्नोर कर सकते हो, एज्यूम करो कि ब्लैक डॉटेड लाइंस यहाँ पे है ही नहीं, यस बिकॉज ये लाइंस सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला रही है ABC पॉइंट से। ठीक है, तो यस मैम मेजरली आप अभी ब्लू कलर की लाइंस पे फोकस करो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पहले पेप्सी का प्राइस 150 रुपीज था और पिज्जा का भी 150 रुपीज था। तो वी कैन से ए पॉइंट हमें बता रहा है कि इस पॉइंट पर 1 यूनिट ऑफ पेप्सी आएगी 150 रुपीज में और 1 यूनिट ऑफ पिज्जा आएगा 150 रुपीज में। ठीक है, और जो ब्लू कलर की स्ट्रेट लाइन है, ये है हमारी इनिशियल बजट लाइन या फिर इनिशियल बजट कांस्टेंट, जब प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं आए थे। I1 हमारी फर्स्ट इन डिफरेंस कर्व है एट इनिशियल प्राइस, पहले वाले प्राइसेस पे, और ए पॉइंट पर ये टेंजेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ए पॉइंट के अलावा ऐसा कोई और पॉइंट भी है जहां पर कंज्यूमर ज्यादा यूटिलिटी गेन कर सकता था लेकिन उसे नहीं मिल पा रही। ठीक है, क्योंकि जहां पर हमारी इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होती है, इट मींस वो हमारा मैक्सिमम यूटिलिटी वाला लेवल है, उस लेवल से ज्यादा यूटिलिटी नहीं मिल सकती, मतलब उस पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व के लिए। नाउ हमने कहा कि अब पिज्जा का प्राइस बढ़ गया, 180 रुपीज हो गया, तो कंज्यूमर ने कहा कि अब पिज्जा महंगी हो गए हैं एंड पेप्सी सस्ती हो गई है एज कंपेयर टू पिज्जा। इसे हम इकोनॉमिक टर्म्स में कहेंगे कि रिलेटिव प्राइस ऑफ पिज्जा इज मोर एज कंपेयर टू द प्राइस ऑफ पेप्सी। तो जो चीज सस्ती है कंज्यूमर वही कंज्यूम करेगा, तो पेप्सी सस्ती है एज कंपेयर टू पिज्जा, ये हमें कहा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ने। तो हमने पेप्सी का कंजम्पशन बढ़ाया और पिज्जा का कंजम्पशन कम किया। अब इसे हम दिखाएंगे मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए से बी की तरफ हमने मूवमेंट की सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर। अब सेम इंडिफरेंस कर्व क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कह रहा है कि कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी सेम रखेगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यूटिलिटी पर फोकस करेगा, तो कंज्यूमर को अपनी यूटिलिटी सेम रखनी है, इसीलिए उसने सेम इंडिफरेंस कर्व पे मूवमेंट की, ज्यादा पेप्सी कंज्यूम की और पिज्जा कम कंज्यूम किया क्योंकि पेप्सी रिलेटिवली सस्ती है। ठीक है, दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये एरोस के थ्रू भी, ब्राउन एरोस के थ्रू साइड में दिखाया हुआ है। ए से बी की तरफ जो हमने मूव किया इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, इट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इतना समझ आया? यस मैम यस मैम डाउट है किसी को कोई इतने में? ठीक है, अब हमें पढ़ना है इनकम इफेक्ट। जैसे ही हमारा हमने देखा कि पेप्सी रिलेटिवली सस्ती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो बजट लाइन है, बजट लाइन में पेप्सी की तरफ अपवर्ड साइड मूवमेंट होगी, अपवर्ड साइड शिफ्ट होगा, इसे हम बोलेंगे पाइवट शिफ्ट, PIVOT। ये होता है पाइवट शिफ्ट अलोंग दी बजट लाइन। अब बजट लाइन जो ब्लू वाली है वो थी इनिशियल, न्यू बजट लाइन हमारी हो गई रेड कलर की। ठीक है, तो ये रेड बजट लाइन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे अब कितनी डिमांड करी है कंज्यूमर ने पेप्सी की और पिज्जा की। तो इनकम इफेक्ट ने अब हमें कहा कि उतनी ही गिवन लेवल ऑफ इनकम पे हम ज्यादा पेप्सी कंज्यूम करेंगे या फिर ज्यादा पिज्जा कंज्यूम करेंगे, हमें ये चीज देखनी है। तो पहले पेप्सी रही 150 की और पिज्जा हो गया 180 का, तो वी कैन से कि उस गिवन इनकम लेवल में हम पेप्सी भी खरीद सकते हैं, पिज्जा भी खरीद सकते हैं। तो इनकम इफेक्ट ने
पेप्सी की क्वांटिटी इंक्रीज करी और पिज्जा की। हम आ गए पॉइंट सी पे। सी हो गया हमारा न्यू इक्विलिब्रियम लेवल। तो अगर हम ए और सी पॉइंट को कंपेयर करें तो वी कैन से पहले हम कुछ क्वांटिटी पेप्सी की कंज्यूम कर रहे थे और चेंज पॉइंट पे सी पॉइंट पर पेप्सी की क्वांटिटी बढ़ गई और पिज्जा की क्वांटिटी कम हो गई। तो फाइनली ए पॉइंट से हम सी पॉइंट पे आकर रुक गए। इतना समझ आया? यस मैम। मैम सी पॉइंट का एक बार दोबारा बता दो। सी पॉइंट था हमारा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट हमें ये कह रहा है कि हमें अपनी परचेजिंग पावर कांस्टेंट रखनी है, या फिर अपनी जो इनकम है, हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी इनकम थी हम अपनी सारी इनकम कंज्यूम कर रहे हैं, सब पैसे खर्च कर रहे हैं, कुछ भी सेविंग नहीं हो रही। ठीक है, ये यहाँ की एजम्पशन है। अब हमारे पास एक गिवन इनकम लेवल पर, अब पिज्जा तो हो गया महंगा, हम ज्यादा पिज्जा खरीद नहीं सकते, लेकिन जैसे हमारी इनकम थी 200, तो उस गिवन इनकम लेवल पर हमारे पास अभी भी इतना रिमेनिंग बैलेंस है कि वी कैन परचेज मोर पेप्सी या फिर पिज्जा। ये डिपेंड करेगा हमारी चॉइसेस के ऊपर। तो इसीलिए अगर हम बी और सी पॉइंट को कंपेयर करें तो पेप्सी की भी क्वांटिटी बढ़ गई है और पिज्जा की भी क्वांटिटी बढ़ गई है। ठीक है, दोनों की क्वांटिटी बढ़ गई। तो ये मूवमेंट हुई बी से सी पॉइंट की तरफ। तो हमने न्यू इंडिफरेंस कर्व के और शिफ्ट किया विद हायर यूटिलिटी लेवल, रेड कलर की इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, सी हमारा हो गया फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब अगर हम ए जो हमारा इनिशियल पॉइंट था और सी जो हमारा फाइनल पॉइंट है, अगर हम ए और सी पॉइंट को कंपेयर करें तो यहाँ पे वी कैन सी कि पेप्सी की क्वांटिटी टोटली बढ़ गई है और पिज्जा की कम हो गई है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि इन द एंड पर्सन पेप्सी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है और पिज्जा कम कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, ये चीज समझ आई? यस मैम। तो इसे हम बोलेंगे प्राइस इफेक्ट। जो हम ए से सी पॉइंट की ओर मूव किए हैं, तो इसे इन दी एंड हमने बोला प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस में इनकम इफेक्ट। ठीक है, इतना समझ आया? यस मैम। तो इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इतना ही है। नेक्स्ट हमारा आता है इसे हमने इस ग्राफ के थ्रू भी दिखाया है। अगर हम डिमांड कर्व की बात करें तो प्राइस ऑफ पिज्जा पहले ए पॉइंट पे थे, हम ज्यादा प्राइसेस पे थे, $2 पिज्जा का पेप्सी का प्राइस था। और अगर हमने कहा कि पेप्सी का प्राइस अगर कम होके $1 हो गया तो मूवमेंट हुई ए से बी पॉइंट की तरफ, जब पेप्सी की क्वांटिटी बढ़ गई है। सिमिलरली जो हम अभी पीछे इंडिफरेंस कर्व का कर रहे थे डायग्राम, उसको हमने विदाउट डॉट्स यहाँ पे दिखाया है, एज इन क्वांटिटी ऑफ पेप्सी सिमिलरली वाई एक्सिस पर है, क्वांटिटी ऑफ पिज्जा एक्स पर है। हमने ए से बी पॉइंट की तरफ शिफ्ट किया जब हमने दिखाया कि क्वांटिटी ऑफ पेप्सी इंक्रीज हो गई है बिकॉज पेप्सी रिलेटिव सस्ती है एज कंपेयर टू पिज्जा। ठीक है, यस मैम। अब नेक्स्ट हमारा आता है लेजर और वर्क। तो जैसे यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे लेजर और जो वर्क हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम अपने माइंड में एग्जांपल लेके चलेंगे एक वर्कर का। एक प्राइवेट कंपनी में इमेजिन करो कि एक प्राइवेट कंपनी में कोई भी वर्कर है, तो उसके पास टोटल 8 आवर्स है, 8 घंटे हैं काम करने के लिए। तो वो वर्कर पे डिपेंड करेगा कि वो उन 8 घंटे को कैसे अपना यूज करे कि वो ज्यादा से ज्यादा इनकम कमा सके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि जो ऑनर है, जो बॉस है उस वर्कर का, तो उस बॉस ने वर्कर को ऑप्शन दिया कि अगर आप 8 घंटे के अलावा आप रात में काम करोगे, नाइट शिफ्ट करोगे या फिर ओवर टाइम, तो उस ओवर टाइम का आपको कुछ बोनस मिलेगा। ठीक है, अब ये वर्कर पर डिपेंड करता है कि वो उस बोनस को लेगा या फिर नहीं लेगा। तो फर्स्टली एक्स एक्सिस पर हमने दिखाया लेजर। लेजर मतलब आराम करना। तो 8 घंटे की शिफ्ट में ये वर्कर पर डिपेंड है कि वो आराम कर रहा है या फिर वो काम कर रहा है। पॉइंट टी
टी पॉइंट हमें दिखा रहा है कि वर्कर ने 8 के 8 घंटे आराम किए। 0 पॉइंट से ओरिजिन से अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो वो होगा आराम इंक्रीज होना, लेजर इंक्रीज होना। और अगर हम लेफ्ट हैंड की साइड जाएंगे तो वो होगा वर्किंग आवर्स का इंक्रीज होना। तो टी पॉइंट हमें दिखाएगा 8 आवर्स ऑफ लेजर। L1 पॉइंट हमें दिखाएगा कि 4 आवर्स ऑफ लेजर, 4 आवर्स ऑफ वर्क। ठीक है, वाई एक्सिस पर है मनी इनकम। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा वर्क आवर्स बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा मनी इनकम बढ़ेगी। या फिर इसे अगर हम दूसरी सेंस में देखें, अगर ओरिजिन पर जैसे एम पॉइंट है, एम पॉइंट पर वी कैन से कि यहाँ पर लेजर 0 है, मतलब पर्सन आराम नहीं कर रहा, उसने टोटल 8 घंटे वर्क ही किया है, तो यहाँ पर उसकी इनकम मैक्सिमम है एट पॉइंट एम। तो वी कैन से राइट हैंड साइड की ओर इफ वी मूव तो लेजर इंक्रीज होगा, आराम बढ़ेगा, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वर्क वो इंक्रीज इनकम ज्यादा बढ़ेगी और वर्क बढ़ेगा। करेक्ट। ये तो हो गया इस डायग्राम का। नेक्स्ट आया, अब हमने जो लेजर और वर्क का डायग्राम पहले देखा, अब हमने वहां पे इंडिफरेंस कर्व भी इंट्रोड्यूस किया। ये इंडिफरेंस कर्व IC1, IC2, IC3 ये हमें बताएंगे टोटल यूटिलिटी लेवल कि इस गिवन इनकम पर और वर्किंग आवर्स पर इनके ऐसे क्या हम कॉम्बिनेशन बनाए कि पर्सन को मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। IC3 इंडिफरेंस कर्व पर्सन की कैपेसिटी से बाहर है, मतलब जैसे अगर फर्म में ये ऑप्शन ही नहीं है कि तुम 8 घंटे के अलावा ज्यादा वर्क कर सको, तो पर्सन ज्यादा इनकम कमाएगा ही कैसे जब 8 घंटे के अलावा अलाउड ही नहीं है। तो वो तो हो गया IC3 कि पर्सन की पहुंच से ये पॉइंट बाहर है, तो इसके बारे में पर्सन कैन नॉट थिंक। ठीक है, अनटेबल कॉम्बिनेशन। हाँ। और IC2, IC2 एट पॉइंट E, यहाँ पर पॉइंट टेंजेंट होगा, मतलब पर्सन को यहाँ से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। IC1 पॉइंट पर पर्सन उतने आवर्स काम कर ही नहीं रहा है जितना आवर्स उसे करना चाहिए, तो वो हायर यूटिलिटी गेन कर सकता है बाय वर्किंग मोर। तो IC2 पर यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, मतलब मनी इनकम भी मैक्सिमम होगी। ठीक है, मैम मनी इनकम मैक्सिमम छोड़ना होगी वहाँ पे। उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो सकती है, और अगर यूटिलिटी मैक्सिमम होगी इसका मतलब रियल इनकम मैक्सिमम है, और हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं हाँ। कि पर्सन को अगर अपनी रियल इनकम मैक्सिमाइज करनी है, मतलब मनी इनकम भी मैक्सिमम हो गई। ठीक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा आया, हमें वर्क और लेजर के टॉपिक्स पे है ना, रियल इनकम के ऊपर वर्क करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज, इधर हमें पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। पहले देखो, सिमिलर है ये, जैसे हमने अभी पहले इनकम इफेक्ट करा है पेप्सी और पिज्जा के केस में। तो जो पॉइंट है वाई बी, एक्स वाई बी, नीचे वाली लाइन जो है स्ट्रेट लाइन, वो है हमारी इनिशियल बजट लाइन। मतलब पर्सन पहले एक्स घंटे वर्क करा उसने, और वाई भी उसकी मैक्सिमम इनकम थी उतने आवर्स वर्क करने पर। अब एज्यूम किया गया कि पर्सन की इनकम बढ़ गई ड्यू टू एनी रीजन। हमने माना कि जो एम्प्लॉयर था, बॉस था, उसने वर्कर को ऑफर किया कि आप ओवर टाइम करो तो आपको बोनस मिलेगा, और बोनस मिलने का मतलब है कि पर्सन की इनकम बढ़ेगी। तो अगर पर्सन ने ओवर टाइम किया तो उसकी इनकम वाई बी से शिफ्ट होके Y2 पॉइंट पर जाएगी। इसका मतलब है कि इस लाइन में जो स्ट्रेट लाइन है इसमें पाइवट शिफ्ट होगा फ्रॉम YB टू Y2। इतना समझ आया? यस मैम। अब A पॉइंट, मैम एक बार और बता दो, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई। हमने एज्यूम किया यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है, बॉस है, उसने वर्कर को ऑफर किया कि एक 8 घंटे के अलावा अगर आप ओवर टाइम भी करोगे तो आपको कुछ बोनस मिलेगा, और बोनस मिलने का मतलब है कि पर्सन की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया, पहले पर्सन था वाई बी पॉइंट पर, वाई बी पॉइंट पर मतलब मैक्सिमम 8 घंटे काम करके वो वाई बी इनकम कमा सकता था। अब वो 8 घंटे ही वर्क करके Y2 इनकम कमा सकता है, बिकॉज इसमें बोनस भी ऐड हो गया। ठीक है, इतना समझ आया? यस मैम। अब पर्सन था इनिशियली A पॉइंट पर, A पॉइंट पर मतलब एक्स ए आवर्स
वो आराम कर रहा था और एक्स ए और एक्स के बीच का जो डिफरेंस है उतने घंटे उसने काम किया और उसने वाई ए इनकम कमाई। आई एम रिपीटिंग, पर्सन ने पहले एक्स ए आवर्स आराम किया, एक्स ए माइनस एक्स सी आवर्स उसने वर्क किया और वाई ए इनकम अर्न की। तो इनिशियल हमारी एलोकेशन थी पॉइंट ए, ठीक है। IC1 इनिशियल इंडिफरेंस कर्व थी कि ए पॉइंट पर वर्क करने पर उसे इतनी यूटिलिटी मिल रही है। अब इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने पर पर्सन ने कहा कि अगर मैं ज्यादा ओवर टाइम करूं तो मुझे बोनस मिलेगा। तो पर्सन ने डिसाइड किया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पर लगा पहले कि रिलेटिवली काम करना उसके लिए बेनिफिशियल है बिकॉज उसकी रिलेटिवली इनकम बढ़ जाएगी। तो पर्सन ए से बी पॉइंट की तरफ मूव हुआ। इसे हमने कहा कि ए से बी पॉइंट की तरफ मूव होना मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो इनकम बढ़ रही है और मूवमेंट हुई एक्स ए पॉइंट से एक्स बी पॉइंट, जो नीचे क्वांटिटी ऑफ वर्किंग आवर्स है। एक्स ए से एक्स बी लेफ्टवर्ड साइड मूव हुआ मतलब आराम कम हो गया, लेजर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, इसका मतलब वर्किंग आवर्स बढ़ गए। ठीक है, दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इतना समझ आया? यस मैम। यस मैम। नाउ ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मतलब रिलेटिवली हमारी इनकम बढ़ जाएगी अगर हम ज्यादा काम करेंगे। बट अनदर ऑप्शन इज, पर्सन ने कहा ठीक है मुझे बोनस मिलेगा ओवर टाइम करने पे, फाइन, तो मैं ओवर टाइम तो करूंगा बट जो मेरे बचे हुए 8 आवर्स हैं उस 8 आवर्स में से मैं कुछ घंटे काम कम कर दूंगा बिकॉज मुझे अपनी परचेजिंग पावर मतलब अपनी रियल इनकम कांस्टेंट रखनी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में मैंने कहा कि अगर मैं ज्यादा आवर्स वर्क करूंगा तो रिलेटिवली मेरी इनकम बढ़ जाएगी, तो इट इज बेनिफिशियल फॉर मी, मेरी यूटिलिटी भी इंक्रीज होगी। बट इनकम इफेक्ट ने कहा ठीक है मेरे को बोनस मिलेगा, फाइन, तो मैं अपने 8 आवर्स में से कुछ घंटे कम कर दूंगा वर्क बिकॉज मुझे आराम करने का टाइम मिल जाएगा और मेरी रियल इनकम या फिर मेरी परचेसिंग पावर कांस्टेंट रहेगी। तो पर्सन बी से सी पॉइंट की तरफ मूव करेगा। बी से सी पॉइंट मतलब लेजर आवर्स इंक्रीज हो गए और इनकम फॉल हो गई। तो फाइनल इफेक्ट क्या आया, फाइनल इक्विलिब्रियम लेवल हुआ सी, मतलब सी को हम बोल सकते हैं कि इनकम इफेक्ट होने की वजह से पर्सन ने अपने लेजर्स आवर्स इंक्रीज कर दिए और अपनी इनकम को कम कर दिया। ठीक है, तो अगर हमने कहा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हुआ ए से बी की तरफ, इनकम इफेक्ट हुआ बी से सी की तरफ, जो फाइनली या फिर हमारा प्राइस इफेक्ट जो टोटल इफेक्ट है वो आया हमारा मूवमेंट फ्रॉम सी टू ए टू सी, ए टू सी, जो फाइनल हम जहाँ पे आके रुके, हम सी पॉइंट पे आके रुके ना और हमने स्टार्ट किया था पॉइंट ए से। तो अगर हमें कहा कि प्राइस इफेक्ट क्या आया, प्राइस इफेक्ट इज मूवमेंट फ्रॉम ए से सी की तरफ, या फिर पहले हम ए से बी की तरफ गए बी से सी तो फाइनली हम सी पे आके रुके है ना, दिस इज प्राइस इफेक्ट। इसे हम बोलते हैं इसे टोटल इफेक्ट भी बोल सकते हैं, प्राइस इफेक्ट दोनों भी बोल सकते हैं। आज के दोनों